So good morning once again. Today our chapter is chapter number 6, which is combustion and flame, science class 8. So let's see, and we will try to complete this chapter again in 15 minutes. Now what are combustible substances? Combustible substances को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पदार्थ. तो जो जलने वाले पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर. इसका डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जो सब्सटेंस गर्मी और रोशनी अपने जलने पर पैदा करते हैं, दीज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. इनके एग्जांपल है वुड. लकड़ी आपने घर में देखी होगी. लकड़ी को अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा? आपको क्या, सर्दियों में हम लकड़ी जलाते हैं ताकि हम थोड़ी सी उससे हीट ले सकें. तो जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे हमें थोड़ी गर्मी मिलती है, हीट मिलती है. लकड़ी के ऊपर हम खाना भी बनाते हैं. तो क्यों बना रहे हैं? बिकॉज इट्स अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, क्योंकि ये अपने जलने पर आपको हीट और एनर्जी दोनों के दोनों देगा. एनर्जी यू कैन से लाइट और हीट दोनों देगा. सेम कोल के साथ है. कोल आपका यूज़ कहाँ होता है? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. दिस इज़ कोल. एक बहुत ही सॉलिड मटेरियल होता है ये आपका. कोल आपका यूज़ होता है पावर प्लांट्स के अंदर. कोयला हम जिसको बोलते हैं, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था अपना हाउ कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी, जो इसकी खदान है वहाँ से कैसे निकाला जाता है. तो कोल एक सॉलिड फ्यूल है और ये यूज़ होता है आपके पावर प्लांट में. ये जलता है और इससे आपकी हीट एनर्जी निकलती है और इस हीट एनर्जी का यूज़ करके आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जाता है. वो एक प्रोसेस है पूरा पावर प्लांट के अंदर. देन आपका चारकोल है. चारकोल इसी का ही टाइप है. ठीक है. चारकोल आपका यूज़ होता है, आपका बहुत सारी जगह यूज़ होता है. रोड बनाने में यूज़ होता है. देन कैरोसिन. कैरोसिन यूज़ होता है आपका. कैरोसिन पहले खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था. पेट्रोल आपका ऑटोमोबाइल, आपकी गाड़ियों में यूज़ होता है पेट्रोल. सो दीज आर दी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. नाउ व्हाट इज कंबशन? अभी तक हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस पूछा. अब कंबशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन. एयर के अंदर क्या है आपका? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर में आपका आता है सबसे पहले नाइट्रोजन, विच इज़ अराउंड 72 to 74%. देन आपका आता है ऑक्सीजन, विच इज़ अराउंड 22%. देन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही कम मात्रा में है. सो एयर की प्रेजेंस में होता है आपका कंबशन. जब आपका जो सब्सटेंस है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो उसका क्या है, जलना शुरू हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन. और ये प्रोसेस कैसा है? केमिकल प्रोसेस है. अभी एयर हम लिख देते हैं, पर एयर का ऑक्सीजन वाला पार्ट है, उसके साथ वो रिएक्ट करके आपको कंबशन देता है. द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन. जो सब्सटेंस कंबशन के लिए जाता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस. इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. और उसका एग्जांपल हम उसको बोल देते हैं फ्यूल. फ्यूल बोल देते हैं ना. आप कहते हैं कि मैं फ्यूल भराने जा रहा हूँ, पेट्रोल भराने जा रहा हूँ, वो एक फ्यूल है आपका. ठीक है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस. कुछ कई बार क्या होता है, उसके हीट के साथ साथ, गर्मी के साथ साथ आपको रोशनी भी मिलती है. अगर आप लकड़ी कहीं पर जलाएंगे तो उससे रोशनी आएगी, उससे थोड़ी कम आएगी. अगर आप पेट्रोल को जलाएंगे वो आग पकड़ेगा, उससे थोड़ी ज़्यादा आएगी. सो अलग अलग फ्यूल के अंदर अलग अलग टाइप की रोशनी और हीट आती है. वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है. बट इसका मेन क्रक्स क्या है? एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन. विदाउट एयर आपका कंबशन होगा ही नहीं. ये आप गांठ मार लीजिए बात को. अब आपको अगर ये देखना है कि सही में एयर के बिना कंबशन होगा नहीं, तो आप एक सिंपल सा इस टाइप का एक फ्लास्क लीजिए, एक चिमनी लीजिए और उसके अंदर एक कैंडल रखिए, जलती हुई कैंडल. और यहाँ पर क्या है, नीचे 2 ब्लॉक आपने लगा रखे. इन ब्लॉक्स के ऊपर आपने उसको प्लेस किया ताकि नीचे से आपकी यहाँ से एयर जा सके. ठीक है. एक दूसरा लीजिए. दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैंडल रख रहे हैं, पर नीचे से क्या है, आपने ये ब्लॉक हटा दिए, तो यहाँ पर एयर जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है. तीसरे में आपने क्या किया, इसके ऊपर भी आपने क्या रख दिया, एक बंद कर दिया इसको, एक बोर्ड रख के. सो पहले वाले में तो आपकी कैंडल जलती रहेगी. इस वाले में नीचे से एयर नहीं आएगी, तो वो स्टार्टिंग में जल रही थी, जलाओगे आप, जल जाएगी, फिर वो बंद हो जाएगी, बिकॉज इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. और इसको आपने ऊपर से बंद कर दिया तो इसको बिल्कुल भी ये नहीं जलेगी. तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली. कैंडल बर्न्स फ्रीली बिकॉज एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम बिलो. द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग, यानी कि पहले तो जलेगी फिर वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर. देखिए अभी तक आपने कंबशन देखा, देखिए अभी तक आपने कंबशन देखा. कंबशन तो जलना शुरू हो गया, पर वो कब जलेगा?
आप कई बार क्या करते हैं कि लकड़ी में आग लगाते हैं पर वो जल नहीं रही, आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो जल नहीं रही बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हुआ है. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इग्निशन टेम्परेचर. द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस टू कैच फायर. वो आग को कब पकड़ेगा? जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा. सपोज ये कपड़ा है, इसमें मैं आग लगाता हूँ, ये कब आग पकड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि जैसे ही आया उसने एकदम आग पकड़ ली, नहीं, इट विल टेक टाइम जब तक वो अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं लेगा. तो सभी जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं उनके इग्निशन टेम्परेचर्स अलग अलग हैं. आप प्लास्टिक में आग लगाइए, कुछ टाइम बाद जाके आग लगेगी ना उसके अंदर. सो जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा किसी सब्सटेंस का तो वो बर्न होना स्टार्ट नहीं होगा. अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर, जो कि अभी हमने आपको बताया. डिफरेंट सब्सटेंसेस, हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है. जैसे डीएनए इंसान में अलग अलग होता है ना, ऐसे इग्निशन टेम्परेचर ऑलमोस्ट अलग अलग होता है सभी का. अब अगर मैं एग्जांपल दूं, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है, इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड. जैसे ही आप माचिस की तिल्ली केरोसिन के पास लाएंगे वो एकदम से जल जाएगी, और माचिस की तिल्ली अगर आप वुड के पास लेके जाएंगे, लकड़ी के पास लेके जाएंगे, तो देन इट विल टेक टाइम बिकॉज वुड का इग्निशन टेम्परेचर इज हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन. सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिन सब्सटेंसेस के इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होते हैं, कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सीएनजी है, एलपीजी है, ये सब फ्यूल आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. पेट्रोल आपकी गाड़ी में यूज़ हो रहा है, डीजल आपकी गाड़ी में यूज़ हो रहा है, केरोसिन आप यूज़ करते थे पहले खाना बनाने के लिए, सीएनजी आप यूज़ करते हैं गाड़ी के अंदर, एलपीजी आप यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. तो ये सब क्या है, इनके जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग इन ये एप्लीकेशन, तभी हम इन सब जगहों पर इनको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अब होगा क्या, इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो जैसे ही आप इसके पास आग लेके जाएंगे देन एकदम से जल जाएगा और आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. इंस्टेंट आपको गर्मी देनी वो स्टार्ट कर देता है, उस गर्मी का यूज़ करके आपकी गाड़ी चल रही है, आपका खाना बन रहा है. ठीक है. अब इसका आपका एक टर्म आपको याद रखनी है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. कौन से सब्सटेंस फायर कैच फायर विद ए फ्लेम, जिनके अंदर फ्लेम आती है. जैसे कैंडल आपने जलाई, उसके अंदर एक फ्लेम बन रही है, दैट्स वाई दे आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. उनके एग्जाम्पल आपके देख लीजिए. देन कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. द कंबशन नेसेसरी, क्या क्या चीज़ चाहिए कंबशन करने के लिए? फ्यूल चाहिएगा, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, एलपीजी चाहिए, सीएनजी चाहिए. आपको एयर चाहिए. एयर का मेन पार्ट क्या चाहिए आपको? केवल ऑक्सीजन चाहिए आपको. मिलती सारी चीज़ें आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, बट वो उसका ऑक्सीजन पार्ट लेके जलाता है. देन आपको हीट चाहिए, यानी कि वो टेम्परेचर चाहिए जिस पे वो जलेगा. जैसा हमने अभी बताया इग्निशन टेम्परेचर, वो उसको हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. हालांकि वो जलने के बाद खुद भी टेम्परेचर देगा, इसमें कंफ्यूज मत होना. ए सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन. इनमें से अगर आपको एक भी नहीं दिया ना उसको, तो वो जलेगा नहीं वो सब्सटेंस. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सपोज करिए कहीं पर आग लगी है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर फ्यूल है, एयर है, हीट है. इन सबसे आपका फायर होता है, जलती है चीज़ें. एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन. देखिए, इन्हीं से ही आपने आग लगाई, फ्यूल लिया, एयर लिया, हीट लिया. अगर इन तीनों में से किसी एक को आप कंट्रोल करेंगे, कम से कम किसी एक को आप कंट्रोल करेंगे, देन आपकी आग बुझ जाएगी. अब आपको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है. कट सप्लाई ऑफ एयर. वो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? एयर की सप्लाई को कट कर देता है. जब एयर नहीं मिलेगी तो आपका फ्यूल बर्न नहीं होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फायर एक्सटिंग्विशर. समझ में आया? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. अब मेथड्स क्या क्या हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए? आप जनरली क्या है, अगर मान लो आपके घर में भी आग लगी, आप क्या करते हैं? सीधा उसके ऊपर पानी फेंकते हैं. बिकॉज वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर. इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर आर ऑन फायर. सभी जगह हम वाटर नहीं यूज कर सकते हैं. वाटर कैन नॉट बी यूज इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर. अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो वहाँ पर आप पानी नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वाटर इज अ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. देखा नहीं, पानी आप कहते हैं कि गीले पाँव में मेरे को करंट लग जाएगा. सो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज वाटर, बिकॉज इट्स अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट
out oil and petrol fires because they float on water and continue to burn. आपका ऑयल अगर कहीं पर आपने तेल से या पेट्रोल से इन सब से अगर आप आग लगी हुई है तो वहाँ पर भी आप वाटर नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज वाटर क्या है, मिसिबल नहीं होता, मिक्स नहीं होता उसमें, वो फ्लोट करता है आपका, ठीक है। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अभी अगर हम बोलते हैं हम क्या है, लेते ऑक्सीजन है पर निकालते कार्बन डाइऑक्साइड है। एक मोमबत्ती अगर जल रही थी, मैंने उसमें फूंक मारा, वो बुझ गई, तो फूंक मारने से क्या निकल के गया मेरे मुंह से, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू स्टॉप द फायर। अब क्या है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, जो दमकल वाली गाड़ियाँ होती हैं, फायर ब्रिगेड जो होते हैं, उनके पास अबंडेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गैस एक फिल होती है, तो जहाँ पर आग लगी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, क्योंकि इंसान तो इतना नहीं निकाल सकता ना अपने मुंह से, अगर ज़्यादा फायर लगी है तो उस गैस को उसके ऊपर मार देते हैं, उनके कैप्सूल भी आते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक ऑयल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन एयर एंड इट कवर्स द एयर एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वो हेवी होती है, वो पूरा एक चैम्बर बना लेती है, तो एयर की सप्लाई फ्यूल को नहीं मिलती, उससे हमारा बंद हो जाता है फायर। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कैसे किया जाता है, हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है एज लिक्विड इन सिलेंडर, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर जो हमारे फायर ब्रिगेड वाले हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। सो दी सब्सटेंसेस हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है, जैसे वो रूम के टेम्परेचर पे या बाहर के एनवायरमेंटल के टेम्परेचर पे कॉन्टैक्ट में आते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन क्या है आपके, कितने टाइप के हैं। एक होता है बहुत तेज़ी से कंबशन, जैसे ही आपने आग लगाया एकदम से जल गया वो। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस होता है आपने किसी में सब्सटेंस को रूम टेम्परेचर, यानी कि अभी जैसे रूम है, रूम टेम्परेचर हम जनरली बोलते हैं 24 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस को, दिस इज़ द रूम टेम्परेचर। देन एक्सप्लोजन, जो एकदम से एक्सप्लोड करता है, जैसे आग लगाई, दिवाली पे क्या होता है, पटाखे में आग लगा एकदम से फट गया, दिस टाइप ऑफ कंबशन आर नोन एज एक्सप्लोजन। रैपिड का आपका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ एलपीजी। घरों में क्या है, एलपीजी यूज़ होती है खाना बनाने के लिए, जैसे आप लाइटर से जलाते एकदम से जल जाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, फॉस्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। जैसे फॉस्फोरस को आप यहाँ रखेंगे वो अपने आप ही जलने लग जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। एक्सप्लोजन, एकदम से जो फट जाए, आप घरों में पटाखे जलाते हैं वो एकदम से आपके फट जाते हैं, दिस इज नोन एज एक्सप्लोजन टाइप ऑफ कंबशन। देन नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंबशन। हमने अभी मतलब जो देखा है उसी को हम पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। रैपिड कंबशन, जैसे आप घरों में जो अपनी गैस यूज़ करते हैं खाना बनाने वाली। स्पॉन्टेनियस में क्या है, आप उस सब्सटेंस को बस रखना है, आग नहीं लगाना, वो आपके रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे ही अपने आप जलना शुरू कर देगा। और ये हो गया आपके पटाखे, जो आप दिवाली पे एक्सप्लोजन, बॉम्ब जिसको हम बोलते हैं, एक्सप्लोड करता है एकदम से। नेक्स्ट आता है फ्लेम। देखिए अभी तक हमने देखा कंबशन हुआ, कंबशन सब्सटेंस क्या थे मेरे, उनको क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं जलने के लिए, एयर चाहिए आपको, फ्यूल चाहिए आपको, हीट चाहिए आपको। अब नेक्स्ट आता है जब वो जलता है तो उसके अंदर से एक फ्लेम निकलती है। आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज़ द मोमबत्ती। और ये आपका लैंप केरोसिन की वजह से जो यूज़ होता था, पहले के टाइम पे यूज़ करते थे इसको रोशनी के लिए। ये कोल है आपका, कोल आपका क्या है, पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि बिजली बनती है। ये चारकोल है आपका, यानी कि लकड़ी से आपका चारकोल बन जाता है। अगर आप लकड़ी को जला देंगे तो जो उसका बाई प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज चारकोल। सो फ्लेम, अब क्या है, फ्लेम क्या है, सभी में तो फ्लेम नहीं आ रही, केरोसिन में आ रही है, वैक्स में आ रही है, कोल में नहीं आ रही, चारकोल में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फ्लेम इज़ द जोन ऑफ कंबशन ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसका एक जोन है, सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। जो सब्सटेंस वेपोराइज होते हैं, वेपोराइज मतलब जो कि आपके वेपोराइजेशन को आप ऐसे समझिए जैसे मैं पानी को अगर गर्म करता हूँ तो उससे वो भाप बन के निकल जाता है, वेपर्स बन के निकल जाता है। वेपर्स क्या होती हैं, आपकी ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो इसी तरीके से आपका अगर केरोसिन जब जलता है तो वो वेपर बनता है, यानी कि उड़ता है, उड़ता है, वो जलने के बाद वो उड़ के निकलता है, तो वो फ्लेम क्रिएट करते हैं जो वेपराइज होते हैं जो उनसे सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे ही आपका वैक्स है, वैक्स भी क्या करेगा, आपका जलने के बाद वेपराइज होगा और वेपराइज होकर वो एक फ्लेम बनाएगा। बट कोल एक सॉलिड फ्यूल है, कोल एक, इसका मतलब नहीं है कि वो सॉलिड है, बट कोल की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्लेम नहीं क्रिएट करते हैं। सब्सटेंसेस विच डू नॉट वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम्स लाइक कोल एंड चारकोल। ये क्या है, वेपोराइज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। द सब्सटेंस विच डू नॉट वेपोराइज दे डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ फ्लेम। द सब्सटेंस विच आर वेपोराइज दे प्रोड्यूस फ्लेम।
फ्लेम प्रोड्यूस करने वाले एग्जाम्पल केरोसिन, वैक्स। नॉन फ्लेमेबल आपके होगी कोल एंड चारकोल। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। अब जो फ्लेम जो बनती है आपका अपने घरों में भी देखना, जो एलपीजी के है या कैंडल को जला के देखना, उसमें अलग अलग तरीके के आपको कलर्स दिखाई देंगे। तो उसमें जोन होते हैं आपके, आउटर मोस्ट जोन, ब्लू जोन जिसको हम बोलते हैं, ये होता है कंप्लीट कंबशन। आपकी जो घर में खाना बनाने वाली जो गैस है उसमें ब्लू आ रहा है तो यानी कि आपका फ्यूल पूरा बर्न हो रहा है। अगर रेड आ रहा है यानी कि आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है और वो काला काला भी करेगा आपके बर्तन को, ठीक है। और ये आपका होता है हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म पार्ट, यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। दैट्स वाई खाना हमारा अच्छा जल्दी बनता है अगर हमारी ब्लू फ्लेम आएगी। और आपकी फिर आती है मिडिल जोन, येलो फ्लेम, जो कि लुमिनस जोन भी जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर। लुमिनस मतलब उससे हमें चमक मिलती है, चमक यानी कि लाइट भी क्रिएट होती है। जो ब्लू वाला होता है वो नॉन लुमिनस होता है, उसमें लाइट नहीं होती इतनी, वो आपको रोशनी नहीं देगा इतना। फिर आपका आता है इनर जोन, ब्लैक अनबर्न्ड वैक्स वेपर। यहाँ पर जो है आपका वो ब्लैक टाइप का भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं अनबर्न्ड वैक्स, जो कि वैक्स आपका सही से जला नहीं है, वहीं पर ही पड़ा हुआ है। और ये सबसे कम टेम्परेचर आपका यहीं पर ही होता है। आप इसका कलर देखिए, हालांकि यहाँ पे कलर आपको सेम सा दिख रहा है, बट आप अपने गैस चूल्हे में देख सकते हैं, घर में जिसमें खाना बनता है उसमें ब्लू भी दिखाई देगी आपको, रेड भी दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। सो दिस आर दी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल फ्लेम, दिस इज द नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ये अभी हमने एक्सप्लेन किया है, इसको केवल उसने लैंग्वेज में लिखा है। इन आउटर जोन कंप्लीट कंबशन फ्यूल टेक्स प्लेस एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट एंड इट इज द नॉन लुमिनस, यानी कि चमक नहीं होगी, वो लाइट नहीं देगा आपको, ये भी ध्यान रखना इसमें। मिडिल वाला आपको थोड़ा लाइट देगा, और ये आपका अनबर्न्ड है, जो कि आपका वेस्टेज है एक तरीके से, जो सबसे नीचे होगा मिडिल, वो जो हमने अभी यहाँ पर दिखाया था यहाँ। देन फिर नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स आर मेनली 3 टाइप के, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म में आपका आता है। सॉलिड में आपका आ गया लकड़ी हो गई, वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया। लिक्विड में आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया आपका, और केरोसिन हो गया। देन गैस में सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन, दीज आर दी गैसेस, गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल मैंने आपको बता दिया कहाँ पर यूज़ होता है। कोल आपका यूज़ हो रहा है, कोल आपका यूज़ हो रहा है पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ हो रहा है। लकड़ी आप पहले चूल्हे में यूज़ होती थी, वो भी एज ए फ्यूल यूज़ होती थी। लिक्विड फ्यूल केरोसिन पहले लैंप्स में यूज़ होते थे। पेट्रोल क्या है आपकी गाड़ी में यूज़ हो रहा है, डीजल यूज़ हो रहा है। गैसियस फ्यूल भी आपका सीएनजी की आजकल गाड़ियाँ चल रही हैं, और एलपीजी आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये फ्यूल अच्छा है, ये खराब है। सो देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल, जो कि आपका हमेशा अवेलेबल होगा अबंडेंट अमाउंट में। आप मार्केट में गए, आपको एकदम से मिल गया, तभी तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा फ्यूल है, मुझे तो अवेलेबल है। जैसे अभी सीएनजी की बीच में मारामारी थी, आप गाड़ियों में सीएनजी भराने जाएंगे तो कहीं उनके स्टेशंस नहीं मिलते थे। सो वो एक अच्छा फ्यूल नहीं था उस टाइम पे, बट अब सीएनजी स्टेशंस बन गए हैं, देन इट इज़ ऑल्सो अ गुड फ्यूल, कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड फ्यूल। चीप, सस्ता होना चाहिए, सीएनजी सस्ती है कंपेयर टू पेट्रोल, ठीक है ना। हालांकि पेट्रोल भी गुड फ्यूल में ही आता है, बिकॉज वो एनर्जी हमें ज़्यादा देता है। इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इधर से उधर ले जाया जा सके, स्टोर किया जा सके, स्टोर करने में कोई रिस्क ना हो, फट ना जाए। तो ये सब क्या है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आपने देखा स्टोर सिलेंडर में आसानी से हो जाती है, तो ये सब क्या आसानी से स्टोर कर दिए जाते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज गुड फ्यूल, कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड फ्यूल। बर्न्स एट ए मॉडरेट रेट, जो कि जलता है एक मॉडरेट रेट पे। ऐसा नहीं कि मैंने आग लगाया था एकदम से तेज़ी से जल गया। अगर तेज़ी से जलेगा, यानी कि अगर एक्सप्लोजन वगैरह उसमें होने का डर होगा, देन देयर विल बी ए सेफ्टी कंसर्न। मॉडरेट रेट पे जलेगा तो वो अपनी पूरी एनर्जी भी देगा। एकदम से जल जाएगा तो फिर आपका, मान लो आपने 1 किलो गैस है जलाई और एकदम से ख़त्म हो गई, तो यानी कि उसका क्या है, आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी वो। आपको खाना बनाने में 1 सिलेंडर लग गया एक दिन में, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, भाई ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई मैंने इतना फ्यूल लिया और वो मुझे ज़्यादा हीट दे रहा है, तो कम में 1 किलो में ज़्यादा हीट दिया तो मेरा ज़्यादा खाना बन गया, या मेरी गाड़ी ज़्यादा चल पड़ी। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कि आप जब लकड़ी जलाते हैं उसके अंदर कार्बन इतना सारा आ जाता है, कागज़ को जलाएंगे इतना सारा कार्बन आता है, और हीट आपको कितनी मिलती है, बहुत ही कम। सो दीज आर दी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। कंबशन, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, उसके पीछे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बचना चाहिए। बाई प्रोडक्ट ऑलवेज हार्मफुल। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। सीएनजी में पॉल्यूशन कम है कंपेयर टू पेट्रोल, दैट्स वाई पीपल आर शिफ्टिंग, और गवर्नमेंट फोकस कर रही है आपकी सीएनजी में, और अब तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पे फोकस कर रही है आपकी गवर्नमेंट, ताकि पॉल्यूशन कम हो। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। सारी चीज़ें एक में नहीं मिलेगी, पर मैक्सिमम नंबर हम ट्राई टू गेट। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल।
जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, अभी हम यहाँ पे बोल रहे थे ना ये वाला पॉइंट, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि वो 1 किलो जलता है तो इतनी ज़्यादा हमें हीट देता है। 1 किलो गैस होगी और मेरे को इतना सारा खाना बनाएगी, तो यानी कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। तो सभी सब्सटेंस की दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्यूल विच इज़ मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग। टेस्ट करके वो पता लगाया जाता है कि कितनी है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये कोई थ्योरेटिकल पैरामीटर नहीं है, इसके हमारे एपरेटस होते हैं। The calorific value of fuel is the amount of heat energy produced on complete combustion. Please remember, complete combustion. There is no byproduct. ठीक है, जब उसका कंप्लीट कंबशन होगा तो उसको एक आइडल एनवायरनमेंट दिया जाता है फॉर कंप्लीट कंबशन। 1 kg ऑफ ए फ्यूल, 1 किलो फ्यूल लेते हैं, 1 किलो पेट्रोल लिया, 1 किलो डीजल लिया, 1 किलो गैस ली, 1 किलो वुड लिया, 1 किलो कोल लिया और उन सबको जलाया और देखा कि कितने किलो जूल। जूल क्या है? आपका मात्रक है हीट का, हीट की यूनिट है। किलो मतलब 1000 की मल्टीप्लाई कर दे तो वो बन जाता है। काउ डंक, ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पर कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ फ्यूल्स की। आप देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है इसमें? काउ डंक, जो गाय का जो गोबर होता है उससे जो उपले बनते हैं, उससे भी पहले खाना बनाया जाता था, पर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 6000 8000। यानी कि आपको कितना सारा काउ डंक उपले यूज़ करने पड़ेंगे उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो यानी कि बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा आपको इतना सा काम करने के लिए। फिर आता है आपकी लकड़ी 17000 से 22000। फिर आता है आपका कोल जो कि पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ होता है 25 से 33000। जिनकी देखिए कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करेगी, ये बात ध्यान रखना। आप देखना उपले के अंदर से कितना धुआं निकलता है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। वुड के अंदर आप जलाएंगे कितना धुआं निकलता है, कोल को जलाएंगे आप कितना धुआं निकलता है उसके अंदर से। पेट्रोल जलता है, कहती है गवर्नमेंट पेट्रोल से पोल्यूशन हो रहा है, डीजल से भी कहते हैं पोल्यूशन होता है। इन तीनों की सेम है कैलोरीफिक वैल्यू ऑलमोस्ट। मीथेन है, मीथेन आपने कभी सुनने में नहीं आएगा, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी फ्लेमेबल सब्सटेंस। सीएनजी का 50,000 है, ये गाड़ियों में यूज़ हो रही है इसलिए प्रदूषण इससे कम होता है। बायोगैस, बायोगैस यानी कि बायोडिग्रेडेबल, जो कि आपके गंद से, जो कचरे से जो भी गैस बन के निकलती है, दैट इज़ नोन एज बायोगैस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आप देखेंगे आजकल क्या है, अभी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ और हाइड्रोजन फ्यूल्ड गाड़ियाँ भी आने वाली हैं। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रिकल का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है कि हाइड्रोजन से हम गाड़ियाँ चलाएं बिकॉज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई। बट कुछ सेफ्टी कंसर्न है अभी तो, बट एक लेवल पे जाके वो भी क्लियर हो जाएंगे। हाइड्रोजन हैज़ दी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन 1 किलो लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं 1 किलो हाइड्रोजन से अपनी गाड़ी चलाऊँ तो वो एग्जांपल के तौर पे 10 किलोमीटर चल जाएगी। पेट्रोल 1 किलो लेके चलाऊँ तो वो 5 किलोमीटर चलेगी, या डीजल से चलाऊँ 5 किलोमीटर चलेगी। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दी ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल बर्न होता है, एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए फ्यूल लाइक वुड ये सब क्या करते हैं, आपको अस्थमा, रेस्पिरेटरी, आजकल खांसी बहुत हो रही है बच्चों को, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर उसका पूरे तरीके से कंबशन नहीं होगा, वैसे 99% फ्यूल का नहीं होता है, इट विल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड और रिलीज भी होती है, उसको कंट्रोल करना भी चाहिए, करती भी है एक सर्टेन लिमिट तक, पर पूरा नहीं हो पाता। बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए जो फ्यूल बर्न होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती है, और वो टेम्परेचर बढ़ा रही है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो आपकी जो है आइस जो है वो समुद्र में जो आपके है उसको वो पिघल जाती है, पिघलेगी तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, उससे क्या आपकी सुनामी आएगी। सो दिस इज द कॉज ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये लिखा है ना यहाँ पर, कॉज इज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, राइज इन सी लेवल एंड फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरिया, जो समुद्र के पास वाले एरिया उनमें बाढ़ आएगी। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन्स, इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप, सॉइल एंड डैमेज बिल्डिंग्स। कोल और पेट्रोल में से आपका एक सल्फर टाइप का और नाइट्रोजन का निकलती है जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाती है, और जब आपका बारिश आती है तो बारिश आती है, आपका एनवायरनमेंट में सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो जब बारिश आती है उनसे रिएक्ट करती है, बारिश आएगी तो एनवायरनमेंट में रिएक्ट करेगी तो उससे आपकी एसिड रेन पर आती है। एसिड रेन का एक आप वो भी देख सकते हैं कि जो हमारा ताजमहल है वो कंटिन्यूसली उसका क्या है कि जो कलर है वो फेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द एसिड रेन, बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये हमारी फसलों के लिए भी नुकसानदायक है भाई, आपकी अगर एसिड रेन उनके ऊपर गिरेगी तो हमारी फसलें बर्बाद होंगी, उनका जो टेस्ट है, उनका जो नेचुरली जो ग्रोइंग है वो रुक जाएगा। और ये बिल्डिंग्स को भी, जैसे मैंने बताया ना, ताजमहल पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, बिल्डिंग पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड।
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन कमेंट ऑन दिस। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे इसके क्वेरीज लेके।